हेलो एंड वेलकम टू ओरिजिन आईएएस। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं फोर्थ चैप्टर लेकर हमारे मिडिवल हिस्ट्री का। हम इस सीरीज में 7th क्लास की एनसीईआरटी मिडिवल हिस्ट्री को समराइज कर रहे हैं। पिछले चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर में जहां हमने पढ़ा वर्ल्ड एंड इंडिया, दूसरे में हमने किंगडम्स ऑफ साउथ, तीसरे में किंगडम्स ऑफ नॉर्थ पढ़े। वहीं पे हमने एक रिलेशनशिप, एक लिंकेज एस्टैब्लिश कर लिया था कि किस तरीके से मोहम्मद गौरी जब 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन में जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को हराता है, उसके बाद से चालू हो जाता है दिल्ली सल्तनत। स्लेव सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 से 1290, लगभग 84 इयर्स, नियरली 84 इयर्स द राइन ऑफ स्लेव सल्तनत वाज देयर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे स्लेव सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने लगभग 5 साल के आसपास राइन किया। उसके बाद इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद रशिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद फाइनली बलबन। रजिया सुल्तान के बारे में यहां पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देना चाहूंगा। इल्तुतमिश के जो सन्स थे, जो उनके बेटे थे, उनको उतना इफेक्टिव नहीं मानते थे इल्तुतमिश, उतना ज्यादा सही नहीं मानते थे राजगद्दी संभालने के लिए। इसीलिए इनने अपनी जो राजगद्दी है या फिर जो अपनी सुल्तान की जो पोस्ट है वो फर्दर ट्रांसफर की रजिया को, और रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया। पर जैसा कि आप समझते हैं, जो तमाम नोबल्स और उलेमास जो समय पे थे, उनको ये चीज ज्यादा रास नहीं आई, ज्यादा पसंद नहीं आई। इसीलिए कॉन्स्पिरेसी के बाद रजिया सुल्तान को मार दिया जाता है। इनका भी टाइम काफी छोटा था, लगभग 4 साल के आसपास इन्होंने राज किया और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। एक जो काफी इंपॉर्टेंट और काफी सक्सेसफुल राजा या सुल्तान स्लेव सल्तनत में रहा वो था बलबन। बलबन के समय पे उसने 2 पॉलिसीज अपनाई। एक तो ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, जिसमें अपने जो भी नेबरिंग जो साथ में किंगडम्स हैं उनके साथ काफी ब्लड एंड आयरन कह सकते हैं, मतलब काफी स्ट्रिक्ट, और या तो तलवार से बात या खून बहा के बात, उस तरीके की आइडियोलॉजी या उस तरीके की पॉलिसी बढ़ाई। साथ में सजदा और पैबोस, पैबोस का अर्थ होता है अपना सर सुल्तान के पैर को चूमना, और सजदा में जो नील करते हैं या फिर आप अपने घुटनों पे जमीन को छूते हैं और अपना माथा, फोरहेड को जमीन पे लगाते हैं सुल्तान के सामने। ये 2 चीजें चालू की, जिसकी वजह से बहुत सारे जो नोबल्स थे उनको ये चीज पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि इस्लाम में ये कहा जाता है कि जो फॉलोअर ऑफ इस्लाम है, जो एक सच्चा मुसलमान है, वो अपना सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाएगा। तो ये वाली चीजें काफी कॉन्ट्राडिक्टिंग सी या फिर कहे तो कॉन्ट्रोवर्शियल सी ऐसी प्रैक्टिसेस उन्होंने बलबन ने शुरू की। आगे हम बात करें तो खिलजी सल्तनत आती है। खिलजी, आपने ये मूवी देखी होगी, पद्मावत नाम से मूवी आई थी। पद्मावत मूवी में ये चीज बड़े अच्छे से दिखाई है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरीके से कंट्रोल किया। कंट्रोल के बाद मलिक कफूर के बारे में भी वहां पे बताया है। तो इंपीरियल एक्सपेंशन काफी किया खिलजी के समय पे। जो सल्तनत थी वो गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, मतलब राजस्थान और गुजरात में भी दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन होता है। इसमें इंपॉर्टेंट है ये स्लेव, ये मलिक कफूर नाम से एक स्लेव था जो कि खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी का स्लेव मलिक कफूर था। इन्होंने बहुत सारी कैंपेन्स की, कैंपेन साउथ तक की। साउथ में आप देख सकते हैं द्वार समुद्रम, मदुरई, तंजावुर, यहां तक साउथ में काफी नीचे तक इन्हें कैंपेन्स की। वहां से इन्हें रेवेन्यूज जनरेट किए। रेवेन्यू है या फिर आपका टैक्सेस हैं या फिर आपके गिफ्ट्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें, वैल्यूएबल चीजें मलिक कफूर के द्वारा साउथ में जब इन्होंने अपना कैंपेन किया खिलजी सल्तनत ने, तो काफी चीजें इस तरीके से कलेक्ट की। आप यहां समझ सकते हैं, ये हमारा मैप है। मैप में बहुत क्लियरली एवरी ईयर, जैसे 1299 में गुजरात में कैंपेन किया, 1303 में चित्तौड़ में, फिर रणथंभौर में 1301 में, मांडू में 1305 में, इस तरीके से 1305, 1311 में यहाँ पे एक और वारंगल में यहाँ इन्होंने कैंपेन किया अपना। 1296 के आसपास कारा में, यादवास जो थे इसके आसपास के इलाके में 1301 से 11 तक। यहाँ देखिए साउथ में होयशालास, देव समुद्रम, आज द्वार समुद्रम आप कर्नाटका के आसपास का समझ लीजिए। तंजावुर जो है आज के समय में तमिलनाडु के आसपास के इलाका, और मदुरई, यहाँ पे जहाँ पांड्यास का रूल था, वहां तक मलिक कफूर ने खिलजी डायनेस्टी के परचम के अंदर, खिलजी फ्लैग के अंडर नीचे तक जाके अपने कैंपेन्स किए, लड़ाइयां की, अटैक किया। अटैक करके काफी प्लंडर और काफी गिफ्ट्स और काफी रेवेन्यू, ये तमाम चीजें उन्होंने कलेक्ट की अपने राजा के लिए, अपने सुल्तान के लिए। इंपॉर्टेंट ये भी समझना है कि जिस समय खिलजी डायनेस्टी आई रूल में, उस समय मंगोल इन्वेशन का बहुत ज्यादा खतरा मंडराता रहता था। तो मंगोल इन्वेशन का खतरा मंडराने की वजह से
अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर जिम्मेदारी थी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाने की। एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होना जरूरी था, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी की जरूरत थी, जिसके लिए जरूरत होती है कैश की, क्योंकि आपको सैलरीज जो पे करनी है वो आपको पे करनी पड़ेगी आर्मी की। तो सैलरी पे करने के लिए, कैश में पे करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए और साथ में कैश भी चाहिए। इसीलिए जो रेवेन्यू है, टैक्स जो है, दोआब एरिया जो कहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड होता है, जो बहुत सारी नदियों के द्वारा सींचा जाता है, फर्टाइल लैंड विच हैज लॉट ऑफ रिवर्स अराउंड इट। तो वो दोआब एरिया में इन्हें लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया, लैंड टैक्स बढ़ा दिया, जिससे उनके पास कैश आए। साथ में इन्हें जो प्राइसेस हैं इनको फिक्स कर दिया, जो भी तमाम सामान है, खाने पीने के सामान है, घोड़ा है, या फिर कपड़े हैं, या फिर किसी भी चीज जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में डेली लाइफ के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स है, उनकी लाइफ क्वालिटी, उनका कॉस्ट जो है वो फिक्स कर दिया। कॉस्ट फिक्स करने से जो आर्मी है, आर्मी को अगर आप कम सैलरी देते हैं उसमें भी उसका गुजारा हो सकता है। नए असेसमेंट्स के मेथड आए, जैसे कि जमीन को कैलकुलेट करना है, जमीन की फर्टाइलिटी या कल्टीवेशन किस तरीके से होता है, उसके हिसाब से उसमें रेवेन्यू होगा। जैसे 1 एकड़ की जगह पे उनने फिक्स कर दिया कि 1 एकड़ अगर अच्छा फर्टाइल लैंड है तो उस पर 10 रुपए लिए जाएंगे। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। उसी तरीके से इन्होंने उस चीज को कर दिया। उसके साथ नोबल्स के ऊपर, जो तमाम नोबल जोलेमास वगैरह थे, उनके ऊपर काफी स्ट्रिक्ट नजर रहती थी। स्पाइस का एक सिस्टम था, इनके पास काफी स्पाइस थे, चाहे बच्चा हो या फिर बड़े हो, ऐसे गुप्तचर या फिर आप कहें जासूस को इन्होंने काम पे लगाया था, जो नोबल्स पे ध्यान रखते थे, क्योंकि नोबल कोशिश करते थे या तो ओवरथ्रो करें प्रिंस को या सुल्तान को, या फिर कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रचने का काम नोबल्स काफी करते थे इस चीज से। आगे आते हैं थर्ड डायनेस्टी। पहले हमने 2 डायनेस्टीज की बात कर ली, सबसे पहले ममलुक, उसके बाद हमने बात करी खिलजी। अब थर्ड डायनेस्टी की बात करते हैं, जो है तुगलक। तुगलक में 2 इंपॉर्टेंट राजा हैं, हम उनकी बात करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट सुल्तान है, उनकी बात करेंगे। पहले सुल्तान है, उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको पगला राजा कहा जाता है। पगला राजा इसलिए कहते हैं क्योंकि बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े इंटेलिजेंट थे, लेकिन इन्हें जिस तरीके से काम किया उसे ये समझ में आता था कि बड़ा ही मूर्ख है, इसीलिए इसको पगला राजा के नाम से इसको काफी प्रचलित है। ये इन्होंने सबसे पहली गलती ये की कि जो इनका कैपिटल है, आप यहाँ देखिए, दिल्ली से इन्हें कैपिटल शिफ्ट करने की बात की दौलताबाद। इसके पीछे इनकी वजह ये थी कि सेंटर में अगर ये जो पूरी सल्तनत है, इसके सेंटर में अगर मेरा कैपिटल होगा तो बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस काफी इफेक्टिव हो जाएगी। साथ में इन्होंने, अब इसके बाद एक और गलती हुई, इनने ये कहा कि जो दिल्ली की पॉपुलेशन है उसको भी दौलताबाद जाना पड़ेगा। बाद में इनको समझ में आया कि इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो फिर दौलताबाद से वापस दिल्ली आए। दोनों प्रोसेसेस में जो एक्सोडस हुआ, एक्सोडस मतलब जो मास माइग्रेशन हुआ, बहुत सारे लोगों का माइग्रेशन हुआ, उसमें प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, लाइफ का लॉस हुआ, और गर्मी के समय जिस समय ट्रांसफर हो रहा था, माइग्रेशन हो रहा था, उस समय भी काफी लॉसेस देखे गए, दोनों समय आने में और जाने में। फिर खुरासान जो अफगानिस्तान के आसपास का इलाका है, वहां पे भी इन्होंने एक्सपेडिशंस करे, वो भी फेल हुए। कुरानचिल के पास में भी इन्होंने एक्सपेडिशंस किए, अपनी फौज भेजी, सोचा कि हम अपना जो एक्सपेंशन कर पाए, इंपीरियलिस्टिक एक्सपेंशन करें हम सल्तनत का, उसका भी प्रयास किया। और टैक्सेशन जो दोआब में है, टैक्सेशन जैसे ही इन्हें दोआब में टैक्सेशन बढ़ाया, उसी समय वहां पे सूखा पड़ गया, फेमाइन आ गया, खाने की बहुत सारी परेशानी हो गई। उसकी वजह से जो पीसेंट्स फार्मर्स थे उनमें भी काफी असंतोष था, प्रोटेस्ट जनरेट हो रहे थे, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा दुखी थे सुल्तान से। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई। साथ में इन्हें एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी बनाया था, उसको दीवान ए कोही कहते हैं। तो ये आप याद रखिए, दीवान ए कोही, दीवान ए कोही। तो इस तरीके के इन्हें कुछ डिपार्टमेंट्स भी बनाए थे एग्रीकल्चर रिलीफ देने के लिए। ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि ये जो गलतियां हैं ये इतनी ज्यादा घातक साबित हुई कि इनसे बहुत ज्यादा डिट्रस्टेशन आया नोबल्स में, उलेमा में, और उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, कॉमन पीपल हैं, उनमें। टोकन सिस्टम भी उन्होंने चालू किया था। टोकन सिस्टम आप समझ सकते हैं, जैसे आज के समय में 100 का नोट है, 100 के नोट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 100 रुपए नहीं है, लेकिन आप उस 100 के नोट को देके 100 रुपए की जो चीजें आती है वो आप खरीद सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी उससे कम है, तो उस करेंसी को टोकन करेंसी कहते हैं, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी नहीं होती, पर उसके पास जो स्टेट की बैकिंग होती है उस वजह से वो इफेक्टिव हो जाती है। इस तरीके से इन्होंने टोकन सिस्टम चालू किया, वो भी फेल हो गया। लोगों ने बहुत ज्यादा जो सिक्के वो टोकन के नाम पे देते थे, जैसे कॉपर के सिक्के ये टोकन के नाम पे देते थे सिल्वर के सिक्कों के कॉपर का सिक्का चलेगा लेकिन वो इक्वल होगा ऑलमोस्ट सिल्वर के सिक्के के। तो बहुत सारे लोगों ने कॉपर के सिक्के अपने घरों में बना के उस चीज को सिल्वर के बदले बदलवा लिया, तो इससे जो ट्रेजरी थी वो खाली हो गई। अब आप समझ सकते हैं, कॉपर के बदले अगर आपको सिल्वर मिल रहा है तो जिनके पास भी कॉपर था उस सबको बदलवा के वो सिल्वर ले लेते थे, और जिसकी वजह से ट्रेजरी बहुत खाली हो गई। सपोर्ट भी इनका छिन गया, जितने भी नोबल्स थे, उलेमा जो स्कॉलर्स होते हैं इस्लाम के, उनने भी इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। इनका जो भी कंट्रोल था वो धीरे धीरे कमजोर हो गया। साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैवलर राइटर हैं
इब्न बतूता, आपने नाम सुना होगा, एक गाना भी है, इब्न बतूता बगल में जूता पहने तो करता है चोर। उस तरीके से ये एक इब्न बतूता एक राइटर है, वो भी उसी समय आए थे और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा की है। दूसरे इंपॉर्टेंट सुल्तान जो है ये हमारे फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक ने, अब आप समझ सकते हैं, जब मोहम्मद शाह छोड़ के गए तो उनने सिचुएशन ये कि उलेमास नाराज हैं, नोबल्स नाराज हैं, तो सबसे पहले इन्हें उलेमास को खुश करने के लिए ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज अपनाई। ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी का मतलब जजिया लगा दिया, टैक्स वसूलना चालू कर दिया। साथ में इन्हें, जो लोग परेशान थे, एग्रीकल्चर में काफी परेशान थे फेमाइन वगैरह की वजह से, तो इन्हें इरिगेशन के लिए कैनाल वगैरह बना दिया कि पानी वगैरह रहे तो इरिगेशन बढ़िया हो। तो यमुना कैनाल जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया है। कुछ इनने टाउन्स भी बनाए, जैसे फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिसार है, फिरोजा है, जौनपुर है, ये तमाम टाउन्स भी इन्होंने बनवाए। एजुकेशन और हॉस्पिटल के लिए भी जो काम काफी इन्होंने किया, एजुकेशन सेंटर्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, और बहुत सी बुक्स हैं जो संस्कृत में जो थी उनको ट्रांसलेट किया पर्शियन और अरेबिक में। तो बहुत सारी चीजें आप देखें, एजुकेशन के ग्राउंड में, ट्रांसलेशन में, सिटी कंस्ट्रक्शन, टाउन कंस्ट्रक्शन में, टाउन प्लानिंग में, इरिगेशन में, इन सारी चीजों में नोबल्स को भी खुश कर लिया। तो काफी अच्छा इफेक्टिव कंट्रोल फिरोज शाह ने बना लिया था। फिरोज शाह ने हौस खास के पास का इलाके में भी फिरोज शाह का काफी इम्पैक्ट था। वहां पे पुराना किला है और ये जो फिरोज शाह कोटला हमारा स्टेडियम है ये भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है। उसके बाद एक पिलर जो आपने कुतुब मीनार में देखा होगा, जब आप कुतुब मीनार जाएंगे तो वहां पे आपको एक पिलर दिखेगा। इस पिलर को भी, ये अशोक का पिलर है, इसको लेके आके दिल्ली में लगा दिया गया था फिरोज शाह के टाइम पे। आगे हम बात करते हैं, हम यहां तक आ चुके हैं, आपने ममलुक डायनेस्टी की बात कर दी है, खिलजी की बात हो गई है, अब हमने तुगलक्स की भी बात कर ली। अब फोर्थ हम बात करने वाले सैयद डायनेस्टी की। सैयद डायनेस्टी काफी थोड़े समय के लिए आई थी, जैसे तैमूर लिन जो वो मंगोल आर्मी से संबंध रखते थे, जब वो आए और उन्होंने आसपास के सुल्तान सल्तनत के एरिया को पूरा लूटपाट करके प्लंडर कर दिया, उसके बाद से तुगलक डायनेस्टी खत्म हुई और जो आसपास के लोकल गवर्नर्स थे उन्होंने सैयद डायनेस्टी की नींव रखी और कुछ साल ये सैयद डायनेस्टी चली। मोटे मोटे तौर पे आप देखें 30-35 साल के आसपास इन्होंने रूल किया और उसके बाद इनका रूल खत्म होता है। इनको रिप्लेस किया जाता है लोधी डायनेस्टी के द्वारा। लोधीज जो थे वो अफगान थे, अफगान के राजा थे, अफगान के रूलर थे लोधी, जिसका में सबसे महत्वपूर्ण है जो फाउंडर थे सिकंदर लोधी, उनका नाम। एक आर्ट एंड कल्चर में एक इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं एक देन है या फिर एक जो एडिशन है आर्ट एंड कल्चर में, इंडियन आर्ट एंड कल्चर में इन्हें ऐड किया है डबल डोम स्ट्रक्चर। ये डबल डोम, इस तरीके का डबल डोम स्ट्रक्चर आपने सुना होगा, जो मजार या फिर आप तमाम जगहों पे आप जो देखते हैं, गोल गुम्बद है, जमाली कमाली है, इस तरीके का जो जगह है जो डोम आपको दिखता है, जो गुम्बज दिखती है, डबल डोम स्ट्रक्चर इन्होंने लोधीज के द्वारा दिया गया था। साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने शिफ्ट किया आपका कैपिटल दिल्ली से आगरा। तो आप आगरा जो था अकबर के लिए भी कैपिटल था, लेकिन उस समय से, अकबर के पहले से ही, ये सिकंदर लोधी ने ही ये कैपिटल जो है दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दिया था। पब्लिक वेलफेयर के लिए काफी काम किए इन्होंने, प्राइस को कंट्रोल किया ताकि ज्यादा महंगाई न बढ़ पाए। महंगाई नहीं बढ़ पाएगी तो अगर कहीं से भी वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट से अगर हमला होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको आप डिफेंड करने के लिए तैयारी में रहेंगे, स्टैंडिंग आर्मी अच्छी खासी बनी रहे। साथ में लो प्राइसेस भी रखे चीजों के, ताकि सोल्जर्स कम सैलरी में भी अपना सामान खरीद पाए और अपना गुजारा चला पाए। और आखिरी जो उनके राजा थे उनका नाम था इब्राहिम लोदी। इनका भी नाम याद रखिए क्योंकि यही थे जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इस समय लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी की और बाबर की 1526 में। तो ये तो कहानी हमने जिसमें बात की आपसे मिनिस्टर्स के, जो तमाम सुल्तान थे, चाहे आप ममलुक की बात करें या फिर आप खिलजी की बात करें, तुगलक की बात करें या फिर आप सैयद की बात करें और फिर लोदी की, तो ये तमाम हमने सुल्तानों के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं उनके नोबल्स के बारे में, जो मिनिस्टर्स वगैरह थे और जो आप कहते हैं वो एक 40 करके एक ग्रुप था इन लोगों का, चहलकर्मी या फिर 40 लोगों का एक ग्रुप माना जाता, तो काफी स्ट्रांग था जो, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो नोबल्स थे वो जनरली टर्क्स थे या फिर अफगान्स थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय के बाद से जो भारतीय मुस्लिम है और भारतीय हिंदू, उनको भी हायर रैंक्स पे, ऑफिसर्स की रैंक पे अपॉइंट किया जाने लगा। पहले जो सिस्टम था, जो ग्रांट्स का सिस्टम है, वो जो ग्रांट का सिस्टम था वो हेरिडिटरी नहीं था। मतलब अगर ग्रांट जो मिल रहे हैं, अगर एक आदमी को मिल रहे हैं फादर को, तो उसके सन को ग्रांट्स मिले, ये जरूरी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे सल्तनत वीक होती गई, सेंटर वीक हुआ, तो ये पूरा जो सिस्टम ऑफ ग्रांट्स था ये आपका हेरिडिटरी से हो गया, ये वंशावत हो गया कि आप फादर को मिला, फिर सन को, फिर उसके सन को, इस तरीके से चलता था। और एक और इसी पूरे सिस्टम को आप इक्ता सिस्टम कहते हैं। आगे देखते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। जैसे वजीर जो है, वजीर को कहा जाता था आपका चीफ मिनिस्टर, और वजीर का एक ही काम था, रेवेन्यू कलेक्ट करना और फाइनेंस कलेक्ट करना। जो फाइनेंशियल काम है वो देखना और रेवेन्यू कलेक्ट करना। काजी का काम जज जैसा था, वो शरिया लॉ के हिसाब से अपना
लॉ डिस्पेंस करता था। बख्शी का भी लगभग ऐसे ही काम था, जो पेज, जो भी पैसे देने हैं आर्मी के लिए, वो काम बख्शी कंट्रोल करता था। एक मुकद्दम, जो कि हेरिडिटरी हेडमैन होते थे विलेजेस के, वो मुकद्दम होते थे। आज के समय में भी काफी आप सुनते होंगे, जो गांव के मुकद्दम वगैरह होते हैं, तो वो चीज चलती रहती है। हेरिडिटरी था, मतलब ये पहले पिता, फिर उसके बाद पुत्र, उसके तरीके से ये पूरी कहानी चलती रहती थी। तो पहले फादर, फिर सन, फिर ग्रैंडसन, इस तरीके से पूरा चलेगा। पटवारी जो है वो आपको पता है लैंड ऑफिसर्स होते हैं, ये रिकॉर्ड्स वगैरह रखते हैं। तो ये पटवारी भी इंपॉर्टेंट है, ये बही खाता वगैरह बनाते थे और लैंड रिकॉर्ड्स रखते थे। एक और जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो थी मुशरिम, जिनका एक काम था ये अकाउंट्स को सुपरवाइज करते थे। जो भी तमाम अकाउंट्स हैं आपके, उनका सुपरविजन मुशरिफ के द्वारा किया जाता था। अब जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत का एक समय आया, जब दिल्ली सल्तनत ने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन देखा, उसके बाद दिल्ली सल्तनत ने डिक्लाइन करके श्रिंक हो गया, और श्रिंक होकर एक छोटे से इलाके में बस गया। अब इसके पीछे का रीजन ये था कि किस तरीके से आप देखेंगे राजपूत, जौनपुर, ये छोटी छोटी जो रियासतें हैं, खानदेश, बहमनी एम्पायर, ये सारी छोटी छोटी रियासतें बनने लगी। विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर भी उसी समय ओरिजिनेट करते हैं। अब हम बात करते हैं बहमनी एम्पायर की और विजयनगर किंगडम की। पहले तो आप देखिए कि बहमनी एम्पायर जो है, जो बहमनी किंगडम है, वो एस्टैब्लिश किया गया था हसन गंगू के द्वारा। हसन गंगू जो थे वो पहले तुगलक डायनेस्टी, जो तुगलक डायनेस्टी थी आपकी, उसके समय में, या फिर आप कहें मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे पर्टिकुलरली एक ऑफिसर थे। बाद में इन्होंने गोलकोंडा की जो डायमंड माइंस है, इन सब के आसपास के इलाके में बहमनी किंगडम अपना एस्टैब्लिश किया। दूसरी तरफ जो विजयनगर एम्पायर थी, ये भी 36 के आसपास एस्टैब्लिश हुई। इसमें हरिहर और बुक्का नाम से ये भी ऑफिसर्स थे दिल्ली सल्तनत के समय पे। इनको पहले इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया, बाद में ये फिर वापस हिंदू में कन्वर्ट हो गए। पहले हिंदू ही थे, पहले ये इस्लाम में कन्वर्ट हुए, फिर बाद में फिर हिंदू हो गए। और इनने हस्तनावधि करके, जो आज के समय में हम्पी है, वहां पे अपना कैपिटल बनाया। यहां इनने कॉन्कर किए दो और जगह, मदुरई और देव रेवती द्वीप, जिसको आज के समय में आप गोवा कहते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट जगहें थी जहां उनने अपना कंट्रोल जमाया, मदुरई और रेवती द्वीप। अब हम बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट में क्या रीजन थे जिसकी वजह से इनका इनकम सोर्स जो है वो बढ़ा। सबसे पहले तो लैंड रेवेन्यू जो था वो काफी इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि फर्टाइल लैंड है, तो लैंड रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसको कैश दे सकते हो, आप उसको एक स्टैंडिंग आर्मी को पे कर सकते हो, आप स्टैंडिंग आर्मी का खर्चा वहन कर सकते हो, उठा सकते हो। दूसरी तरफ गुजरात में भी और बंगाल में भी ट्रेड जो था वो बहुत बढ़ रहा था। वेस्ट एशिया से, चाहे अफ्रीका की बात करें या फिर साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, इन जगहों से ट्रेड काफी बढ़ रहा था। वेस्ट में भी और ईस्ट में भी, दोनों जगह पे ट्रेड काफी इफेक्टिवली बढ़ रहा था, जिसकी वजह से बहुत से बड़े बड़े एम्पायर जैसे विजयनगर एम्पायर है या बहमनी एम्पायर है, इन्होंने इसी ट्रेडिंग की वजह से काफी फायदा उठाया और काफी स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाने में सक्षम रहे। क्योंकि हर एम्पायर के लिए जरूरी है रेवेन्यू जनरेट करना। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेट होगा तो स्ट्रॉन्ग आर्मी बनेगी, जिसकी वजह से एम्पायर की जो बाउंड्रीज है वो भी एक्सपेंड करेंगी, और अगर कहीं से हमला होता है, कहीं अटैक होता है, तो उसको भी प्रॉपर तरीके से वो डिफेंड कर सकती हैं, उसको कंट्रोल कर सकती हैं, कंटेन कर सकती हैं। और राजस्थान मालवा में भी सेम प्रोसेस चला, जो सब कॉन्टिनेंट में गुजरात वगैरह के आसपास से ट्रेड काफी फ्लरिश हुआ। तो ये थी चर्चा जिसमें हमने फोर्थ चैप्टर की बात की। फोर्थ चैप्टर में हमने तमाम दिल्ली सल्तनत की बात कर ली है। अब हम जो फिफ्थ चैप्टर है उसमें हम चालू करेंगे मुगल्स के बारे में बात करना। मुगल्स के तमाम जो इंपॉर्टेंट एम्परर्स है उन सबका डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर लेक्चर पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें और हमारे चैनल ओरिजिन आईएएस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।